नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं निक, आपका होस्ट और दोस्त। और आज के पॉडकास्ट में एक बहुत ही रोमांचक कहानी लेकर आ चुका हूं। आप ये कहानी कहां से सुन रहे हैं, हमें कमेंट में बताइए। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर के रहने वाले एक शख्स की है। जब मैंने यह कहानी सुनी तो मुझे पहले तो यकीन ही नहीं हुआ कि क्या किसी के साथ ऐसा भी हो सकता है। अगर लोग इस तरह के हादसों का सामना करने लगे तो हमारे देश की युवा पीढ़ी का भविष्य क्या होगा। अगर आप भी प्यार मोहब्बत के चक्कर में हैं तो इस कहानी को जरूर सुनें। यह कहानी सुनने के बाद शायद आप लोगों के दिमाग से प्यार और रिश्तों का वह भूत उतर जाए जो कई लोग अनजाने में अपने जीवन में पाल लेते हैं। खासकर उन लोगों को यह कहानी जरूर सुननी चाहिए जो प्यार के नाम पर जल्दी जल्दी किसी के साथ रिलेशनशिप बना लेते हैं और सामने वाले पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। अगर आप में से कोई भी इस कहानी को सुन रहा है तो कृपया इसे अंत तक सुने। हो सकता है आपके साथ भी ऐसी कोई घटना घट जाए, लेकिन अगर आप इस कहानी को सुनेंगे तो आप सतर्क हो जाएंगे और उस हादसे का शिकार होने से बच सकते हैं। अब मैं आपका समय ज्यादा नहीं लूंगा और जल्दी से आज की कहानी शुरू करता हूं। तो दोस्तों, आज की कहानी गाजियाबाद शहर के रहने वाले प्रकाश की है। तो चलिए अब यह कहानी प्रकाश के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम प्रकाश है और मैं फिलहाल सूरत में एक कंपनी में सुपरवाइजर के पद पर काम करता हूं। लेकिन वह डरावनी घटना मेरे साथ तब हुई थी जब मैं एमबीए की पढ़ाई कर रहा था। दरअसल जब मेरी एमबीए की सेकंड ईयर की क्लास शुरू हुई थी तो उस वक्त मेरी क्लास में एक नई लड़की का एडमिशन हुआ। वह लड़की बाकी बच्चों से अलग थी। वह क्लास में सबसे पीछे अकेली चुपचाप बैठी रहती थी। शुरुआत में वह किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। अब मैं एक ऐसा लड़का था जो बहुत शैतानी करता था, बिल्कुल बच्चों की तरह। एक दिन मेरे एक क्लासमेट से झगड़ा हो जाता है और प्रोफेसर मुझे क्लास में सबसे पीछे बैठने के लिए कहते हैं। उन्होंने मुझे उस लड़की के बगल वाली बेंच पर बैठने के लिए कहा। मैं उस दिन वहां जाकर बैठ जाता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उस दिन मैं अपनी मौत के पास बैठने जा रहा हूं। जैसा कि मैंने पहले कहा, मैं काफी शैतान था और उस लड़की के बगल में बैठकर मुझे खुजली सी होने लगी थी। मुझे लगा कि मैं उससे बात करूं। पहले दिन उसने मुझसे बात नहीं की, लेकिन मुझे वह लड़की बहुत अच्छी और खूबसूरत लगी। अगले दिन भी मैं बिना किसी को कहे क्लास में उसी जगह बैठा जहां वह लड़की बैठती थी। अब जब मैंने उससे थोड़ी बात की तो उसने जवाब दिया। तीसरे दिन मैं उसी बेंच पर जाकर उसके पास बैठ गया। जब मैंने उस लड़की से बात की तो उसने मुझे पूरी तरह से इग्नोर नहीं किया। मुझे लगा जैसे वह मुझे पसंद करने लगी हो। मुझे खुद भी यह महसूस हो रहा था कि मैं उसे पसंद करने लगा हूं, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे मैं कैसे अपने दिल की बात बताऊं। मैंने सोचा अगर मैं सीधे उससे अपना दिल खोल कर कह दूं तो शायद वह मुझे नकार दे। इसलिए मैंने पहले उससे थोड़ी दोस्ती करने की सोची। इसी के चलते एक दिन मैंने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? दोस्तों, मुझ जैसे कई लड़कों की अक्सर यही आदत होती है कि वे लड़की का नाम तक नहीं जानते और फिर भी उसे पसंद कर बैठते हैं। जब मैंने उस लड़की से उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम शिवानी बताया। इसके बाद एक दिन मैंने उससे पूछा कि क्या हम कॉलेज के बाहर कहीं मिल सकते हैं। यह पूछने के बाद मैं एक पल के लिए डर गया। मुझे लगा कि वह गुस्से में ना हो जाए, लेकिन जो हुआ उसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। शिवानी ने मुझसे कहा, कॉलेज से बाहर मिलने की क्या जरूरत है, तुम मेरे घर पर आ जाओ, हम वहीं आराम से बैठकर बातें करेंगे। उसके मुंह से यह सुनकर तो जैसे मेरी लॉटरी ही लग गई थी। फिर उसने मुझे अपने घर का एड्रेस दिया और शाम को वहां आने के लिए कहा। उस वक्त मैं गाजियाबाद में एक किराए के कमरे में रहता था, क्योंकि मैंने घर वालों से कह रखा था कि मैं वहां रहकर पढ़ाई करूंगा। कॉलेज से आने के बाद मैं बड़ी बेसब्री से शाम होने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही दिन ढला, मैं शिवानी के बताए हुए एड्रेस पर चला गया। जब मैं वहां पहुंचा तो वह पता एक पुराने हाउसिंग बोर्ड का था। यह इलाका काफी पुराना था और खंडहरनुमा मकानों में बहुत ही कम लोग रहते थे। शिवानी ने जो घर का नंबर बताया था, मैं उसी नंबर के मकान पर पहुंचा। वह मकान भी बाहर से बहुत पुराना और गंदा लग रहा था। मैंने दरवाजे की बेल बजाई, लेकिन शायद बेल काम नहीं कर रही थी। फिर मैंने दरवाजा खटखटाया और महसूस किया कि दरवाजा पहले से थोड़ा खुला हुआ था। जैसे ही मैंने उसे हल्का धक्का दिया,
दरवाजा पूरी तरह से खुल गया। मैंने बाहर से ही शिवानी को आवाज लगाई, लेकिन कई बार आवाज लगाने के बाद भी अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। फिर मैं बिना सोचे समझे अंदर चला गया। अंदर जाते ही मुझे एहसास हुआ कि घर बाहर से जितना गंदा था, अंदर से उससे भी ज्यादा गंदा था। घर में ऐसा लग रहा था जैसे यहां कोई इंसान नहीं रहता हो। एक पल के लिए मुझे लगा कि कहीं मैं गलत पते पर तो नहीं आ गया। मैं यही सब सोच ही रहा था कि तभी मुझे पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी। वह आवाज शिवानी की थी। अरे प्रकाश, तुम कब आए? जब मैंने पलट कर देखा तो वह लड़की मुझे पीछे खड़ी मिली, लेकिन उसे देखकर मुझे एक पल के लिए अजीब लगा। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसका रूप मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। मैंने उससे कहा, अरे शिवानी, तुमने अपना यह क्या हाल बना रखा है? तो वह हंसते हुए कहती है, कुछ नहीं, यह मकान काफी गंदा हो गया था तो आज सफाई कर रही हूं। उसकी बात सुनकर मैंने पूछा, तुम इतने गंदे मकान में कैसे रहती हो? तो वह कहती है, अब तुम आ गए हो तो हम दोनों मिलकर इसे साफ कर लेंगे। फिर मैंने पूछा, तुम्हारे घर वाले कहां हैं? तो उसने कहा, कुछ दिन पहले ही मेरे पापा का ट्रांसफर हो गया है, अब वे किसी दूसरे शहर में चले गए हैं। मैं थोड़ा निराश हुआ कि वह 1 साल बाद इस शहर को छोड़ देगी। तभी उसने मुझसे कहा, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूं। मैं धूल से सजी एक कुर्सी पर बैठ गया। कुछ समय बाद जब चाय नहीं आई तो मैंने उसे आवाज दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। तब मैं किचन की तरफ बढ़ा और देखा कि वह चाय बना रही थी, लेकिन वह चाय में कुछ मिला रही थी और अजीब तरीके से चाय को घूर रही थी। उसकी मुस्कान भी कुछ अजीब थी। जब उसने देखा कि मैं देख रहा हूं तो वह चौंकते हुए बोली, अरे प्रकाश, तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम चलो बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूं। मैं वापस बैठ गया और थोड़ी देर बाद उसने एक कप चाय लाकर दी। मैंने पूछा, तुम्हारी चाय कहां है? तो उसने कहा, मैं तो चाय नहीं पीती, मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए बनाई है। जब मैंने चाय पी तो उसका स्वाद कुछ अजीब सा था, न तो मीठा था न खट्टा, बस कुछ अलग सा। लेकिन उस दिन किसी तरह मैंने शिवानी को अपने दिल की बात कह दी। उसने मुझसे कहा, मैं भी काफी समय से तुम्हें पसंद करती हूं, लेकिन मैंने इसलिए नहीं कहा क्योंकि मुझे यहां से 1 साल बाद जाना था। उसकी बात सुनकर मैंने वही कमिटमेंट किया जो प्यार में अंधे लड़के अक्सर करते हैं। कोई बात नहीं, जहां भी तुम जाओगी मैं तुम्हारे साथ आ जाऊंगा। तब उसने कहा, तुम जहां हो वहीं रह लो, पहले यहां तो रहो। फिर वह गंभीर होकर बहुत करीब आकर बोली, इस घर में मैं अकेली रहती हूं, मुझे किसी के साथ की जरूरत है। तुम आज ही अपना सामान लेकर यहां आ जाओ और हम दोनों लिव इन में रहेंगे। उसके शब्दों से मुझे ऐसा लगा जैसे यह मेरे लिए एक मौका हो और मैंने तुरंत कहा, ठीक है, मैं आज रात को अपना सारा सामान लेकर आ जाता हूं। मैं अब तक उसकी बातों में इतना अंधा हो चुका था कि मेरे दिमाग में किसी और चीज का ख्याल नहीं था। उसी रात मैंने अपना सामान ले जाकर उसके पास उस मकान में आ गया। शुरुआत में सब कुछ ठीक लगता था, लेकिन धीरे धीरे कुछ बातें ऐसी थीं जो मुझे समझ में आने लगी और मुझे यह सब कुछ ठीक नहीं लगने लगा। अब जैसा कि आप सोच रहे होंगे, हम दोनों उस वक्त एक ही कमरे में एक ही बिस्तर पर सोते थे, लेकिन जब से मैं उसके साथ रहने लगा था कुछ अजीब घटनाएं होने लगी थीं। रात का खाना खाते ही मुझे बहुत ज्यादा नींद आने लगती थी और मैं जल्दी सो जाता था। नींद में मुझे ऐसा एहसास होता था कि बगल में कोई जोर जोर से अजीब तरह के मंत्र पढ़ रहा है। हालांकि नींद का इतना असर होता था कि मैं चाहकर भी नहीं उठ पाता था। मुझे सिर्फ कानों में वह आवाज गूंजती सुनाई देती थी, लेकिन वह क्या मंत्र थे मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे वह भाषा नहीं आती थी। जब कभी मेरी आंखें खुलती तो शिवानी मेरे बगल में बिस्तर पर नहीं होती थी, बल्कि वह हमेशा बाथरूम में होती थी। थोड़ी देर बाद वह बाथरूम से निकलकर आती और कहती कि वह वॉशरूम गई थी। शुरू में मैंने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे यह चीज बार बार होने लगी। वह मुझसे काफी पजेसिव हो गई थी। दिन में भी वह मुझे कहीं बाहर जाने नहीं देती थी और कहती कि तुम बस मेरे साथ रहो, पढ़ाई में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। अब तो हम दोनों कॉलेज भी नहीं जाते थे और पिछले 15 से 20 दिन से यही सब चल रहा था। तभी एक दिन जब मैं दोपहर में अकेला बैठा था, मुझे एहसास हुआ कि मैं यहाँ अपने घर से दूर यह सब करने के लिए नहीं आया था। साथ ही
मुझे उन रातों की घटनाओं की जांच करनी थी। एक रात मैंने रात का खाना नहीं खाया और पेट दर्द का बहाना करके बिना खाए ही सो गया। उस दिन शिवानी को लगा कि मैं सो गया हूं, लेकिन असल में मैं सो नहीं रहा था, बल्कि आंख बंद करके सोने का नाटक कर रहा था। रात के 12 बजते ही वही मंत्रों की आवाज फिर से शुरू हो गई, लेकिन उस रात आवाज इतनी तेज और रोंगटे खड़े करने वाली थी कि मैं बिल्कुल भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि अपनी आंखें खोलूं और पलटकर देखूं कि मेरे पीछे क्या हो रहा है। मुझे इतना जरूर अंदाजा था कि जो भी यह आवाजें कर रहा है वह अब बाथरूम की तरफ जाएगा। फिर मुझे यह ख्याल आया कि अगर मंत्रों की आवाज इतनी तेज है तो शिवानी क्यों नहीं उठ रही? क्या उसे यह आवाज सुनाई नहीं दे रही? तभी मुझे एक और ख्याल आया, क्या यह सब शिवानी ही तो नहीं कर रही है? यह सोचकर मैं घबरा गया, क्योंकि अगर यह सब शिवानी कर रही है तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि यह शिवानी क्यों करेगी? थोड़ी देर बाद जैसा मैंने सोचा था वह शख्स बाथरूम की तरफ बढ़ने लगा। मैं अपने कानों से उसके कदमों की आवाज सुन रहा था। जैसे ही बाथरूम का दरवाजा बंद हुआ, मैंने अपनी आंखें खोली और धीरे धीरे पलटकर देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। मुझे यकीन हो गया कि वह व्यक्ति बाथरूम में जा चुका है। फिर मुझे उस बाथरूम से एक सिसकी हुई आवाज सुनाई दी, जो बहुत धीमी और दर्द भरी लग रही थी। मैंने धीरे धीरे बाथरूम की तरफ कदम बढ़ाए। बाथरूम का दरवाजा पूरी तरह से बंद नहीं था, तो मैंने वह आवाज गौर से सुनी। मुझे ऐसा लगा जैसे शिवानी ही अंदर रो रही हो। मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाई और दरवाजे को हल्का धक्का दिया। दरवाजा अचानक खुला और सामने जो नजारा था वह मैं कभी भूल नहीं सकता। मैंने देखा कि शिवानी बाथरूम में खड़ी थी, लेकिन उसका रूप बिल्कुल बदल चुका था। उसका चेहरा किसी चुड़ैल या डायन की तरह लग रहा था। उसका पूरा शरीर जल चुका था और उसके सिर पर एक भी बाल नहीं था। वह पूरी तरह से नग्न थी और बाथरूम के फव्वारे से पानी की बजाय खून बह रहा था। उस वक्त मुझे समझ में आ गया कि वह अब वैसी नहीं रही जैसा मैं पहले जानता था। वह एक खतरनाक प्रेत या चुड़ैल थी जो मुझे अपने जाल में फंसाकर यहां रखे हुए थी। मुझे यह एहसास हुआ कि मैं किसी बहुत बड़े खतरे के बीच में हूं और अब वह मुझे कभी भी मार सकती है। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, वह मुझसे घूरते हुए बोली, प्रकाश, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। तुमने बहुत बड़ी गलती की है और अब तुम्हें इसका बहुत बड़ा दंड मिलेगा। इतना कहकर वह अजीब तरह से हंसने लगी। उसकी हंसी को देखकर मुझे यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह हंस रही है या फिर चिल्ला रही है। उसके मुंह से वह सब बातें सुनकर मैं काफी ज्यादा डर गया था। अब मुझे समझ में आ गया था कि यह चुड़ैल आज मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। अब वह धीरे धीरे अपने कदमों को मेरी तरफ बढ़ा रही थी। अभी उसको देखकर मैं वहां से भागना चाहता था, लेकिन मैं वहां से नहीं भाग पा रहा था, क्योंकि मेरा शरीर अब मेरे कंट्रोल में नहीं था। अब वह मेरे पास आती है और मेरा गला पकड़ लेती है और मुझे खींचकर उस बाथरूम के अंदर ले जाती है। उसके गला पकड़ने के बाद मेरी सांस उखड़ने लगती है और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे अब थोड़ी ही देर में मुझे वह मार डालेगी। जब उसने मेरा गला पकड़ रखा था तो उसका वह डरावना चेहरा मेरे इतने ज्यादा करीब था कि उस वक्त डर के मारे मेरे दिल की धड़कन दुगनी रफ्तार से चल रही थी और उसके मुंह से एक अजीब सी बहुत ही भयंकर बदबू आ रही थी। अभी उसने मेरा गला पकड़ ही रखा था कि तभी मुझे उस मकान के बाहर से किसी की आवाज सुनाई देती है। जब मैंने गौर से उस आवाज को सुना तो वह आवाज मेरे दोस्तों की ही थी और उन दोस्तों की आवाज के साथ साथ ही मुझे मेरी बहन की आवाज भी सुनाई देती है। यह आवाज मेरी बड़ी वाली दीदी की थी, जो कि गाजियाबाद में ही रहती है। उनका ससुराल गाजियाबाद में ही है। वह मेरा नाम लेकर जोर जोर से मुझे पुकार रही थी। तभी मैं भी चिल्लाकर उनको बताना चाहता था कि मैं इस मकान के अंदर हूं, लेकिन मैं चाहकर भी नहीं चिल्ला पा रहा था, क्योंकि उस औरत ने मेरा गला बुरी तरीके से जकड़ रखा था। तभी मैंने मन ही मन भगवान को याद किया और उस वक्त मेरे शरीर में मुझे थोड़ी ऊर्जा महसूस होती है। इसके बाद मैंने मेरे मन में सोचा कि आज मेरे पास मेरी जान बचाने का सिर्फ यही मौका है। अगर मैंने किसी भी तरह इस मौके को गवा दिया तो आज मेरी जान बचना नामुमकिन है और यह चुड़ैल मुझे मारकर हमेशा हमेशा के लिए ही इस घर में कैद कर लेगी। तभी मैंने मेरे एक हाथ से उस बाथरूम के दरवाजे को जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। वह बाथरूम का दरवाजा लोहे का था
और उसको पीटने की वजह से उसकी काफी ज्यादा आवाज हो रही थी। मैंने सोचा कि शायद इस दरवाजे की आवाज को सुनकर वह लोग इस घर के अंदर आ जाएं। जब मैं उस दरवाजे को पीट रहा था तो उस चुड़ैल को ऐसा लग रहा था कि शायद मैं अपनी जान बचाने के लिए फड़फड़ा रहा हूं। तभी कुछ ही देर बाद जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। मुझे उस घर के अंदर किसी टॉर्च की रोशनी दिखाई देती है और उस रोशनी के दिखाई देते ही मैं एक बार फिर से उस दरवाजे को पीटने लगता हूं। मुझे लगता है कि शायद अब वह लोग इस घर के अंदर आ चुके हैं और थोड़ी ही देर बाद होता भी कुछ वैसा ही है। मेरा एक दोस्त अचानक से उस बाथरूम के सामने से गुजरता है। उसको देखते ही मैं फिर से उस बाथरूम के दरवाजे पर मेरे हाथ को मारता हूं और जैसे ही मैं मेरे हाथ को उस दरवाजे पर मारता हूं तो उसकी वह आवाज सुनकर मेरा दोस्त पलटकर मेरी तरफ देखता है और उसने अपने हाथ में जो टॉर्च पकड़ रखी थी उसकी रोशनी मेरे और उस चुड़ैल के ऊपर गिरती है। लेकिन मुझे उस स्थिति में देखकर वह भी डर के मारे वहीं पर सहम जाता है और उसके मुंह से एक जोर की चीख निकल जाती है। चीख सुनकर बाकी के जो लोग थे वह भी वहां पर आ जाते हैं। जब उन लोगों ने मुझे उस स्थिति में देखा तो उन सबके भी पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन उन लोगों को वहां पर आते ही उस चुड़ैल ने मेरा गला तो छोड़ दिया और अब वह उन लोगों पर हमला करने के लिए उनकी तरफ बढ़ती है। लेकिन मेरे उन्हीं दोस्तों में से एक दोस्त था जिसका नाम बलराम था और वह हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था। उसके गले में हनुमान जी का लॉकेट भी था। तभी पता नहीं उसके अंदर कहां से इतनी हिम्मत आती है और वह उस चुड़ैल के ऊपर जोर से एक डंडे की मारता है और उसके डंडे से मारते ही वह चुड़ैल और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उसके ऊपर टूट पड़ती है। तभी वह हम लोगों से कहता है कि इसे तो मैं संभालता हूं, तुम लोग यहां से निकलो। तभी मेरी बहन मुझे लेकर उस घर से बाहर निकलती है और मेरे जो बचे हुए दोस्त थे वह मेरे उस दोस्त को बचाने के लिए वहीं पर रुक जाते हैं। फिर उसके कुछ ही देर बाद वह सभी लोग उस घर से बाहर आते हैं और मेरा वह दोस्त भी घर से बाहर आ जाता है जिसने पहली बार उस चुड़ैल के ऊपर हमला किया था। तब मेरी दीदी ने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो उसने कहा कि मैंने मेरे गले में जो हनुमान जी का लॉकेट पहन रखा है उस लॉकेट को छूते ही वह चुड़ैल वहीं पर गायब हो गई और उसके बाद हम लोग वहां से भागकर बाहर आ गए। उसके बाद मेरी दीदी ने कहा कि अभी हम सभी लोगों को यहां से जल्दी से निकलना चाहिए। फिर हम सभी लोग मेरी दीदी के घर पर जाते हैं। दीदी के घर जाने के बाद वह मुझसे पूछती है कि तू इस हालत में वहां पर क्या कर रहा था। तो मैं उन्हें शुरू से लेकर अंत तक सारी बात बताता हूं। फिर उसके बाद मैं उनसे पूछता हूं कि आप लोग वहां तक इतनी रात को कैसे पहुंचे। तो मेरी दीदी मुझसे कहती हैं कि मैं तुझसे मिलने तेरे कमरे पर गई थी, लेकिन जब मैं वहां पर गई तो मुझे पता चला कि तू पिछले 15 से 20 दिन पहले ही कमरे को खाली करके वहां से चला गया है। लेकिन उस वक्त मुझे लगा कि तू तो हम सभी लोगों को फोन पर यही कह रहा था कि तू इसी कमरे में रह रहा है। उसके बाद मैंने तेरे फोन पर फोन किया पर तेरा फोन लग नहीं रहा था और मुझे तेरी काफी ज्यादा चिंता हो रही थी। जिसके बाद मैंने एक एक करके तेरे सभी दोस्तों को कॉल किया और उनसे पूछा कि तू उनके पास आया है क्या। लेकिन सभी लोगों ने मुझे मना कर दिया और इन सभी ने मुझसे पूछा कि क्या बात है। तब मैंने इनको सारी बात बताई। इसके बाद ये लोग भी तेरे कमरे पर वहीं पर आ गए। तभी तेरे एक दोस्त से हमें पता चला कि तू किसी लड़की के साथ हाउसिंग बोर्ड में लिव इन में रह रहा है और जब से तू उस लड़की के साथ लिव इन पर रहने लगा है तब से तू कॉलेज भी नहीं जा रहा था, ऐसा तेरे दोस्त ने हमें बताया। इसके बाद मुझे तेरी काफी ज्यादा चिंता होती है और हम सभी लोग तेरे उस दोस्त के बताए हुए पते पर हाउसिंग बोर्ड में पहुंचते हैं। लेकिन रात के अंधेरे में हमें वह मकान सही से दिखाई नहीं दे रहा था और वहां पर पहुंचने के बाद हम सभी लोगों को काफी ज्यादा कंफ्यूजन भी हो रहा था कि कहीं हम लोग रास्ता भटक कर किसी दूसरी गली में तो नहीं आ गए। तभी उस मकान से तेरे दरवाजे के खटखटाने की आवाज आती है और उस तरह हम लोग उस मकान के अंदर पहुंचते हैं। लेकिन तभी मेरा वह दोस्त जिसने गले में हनुमान जी का लॉकेट पहन रखा था और जिसने मुझे उस चुड़ैल के चंगुल से छुड़ाया था वो हम सभी लोगों से कहता है कि उस चुड़ैल की वह आत्मा प्रकाश का दोबारा कभी भी पीछा कर सकती है, इसीलिए हमें इसे इसी वक्त हनुमान जी के मंदिर में लेकर चलना चाहिए और इसके लिए रक्षा धागा लेना चाहिए। उस वक्त जब मैंने घड़ी में टाइम देखा तो उस वक्त तक सुबह के 4 बज चुके थे। इसके बाद वह सभी लोग मुझे हनुमान जी के मंदिर में लेकर जाते हैं और पंडित जी को सारी बात बताते हैं। इसके बाद पंडित जी ने हम लोगों को जो बात बताई
उसे सुनकर मेरे पैरों तले तो जमीन ही खिसक गई और हम सभी लोग काफी ज्यादा चौंक गए कि आजकल के इस मॉडर्न जमाने में भी ऐसी चीजें अपना अस्तित्व रखती हैं। हमें इस बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। दरअसल पंडित जी ने हमें बताया कि उस चुड़ैल का असल में नाम शिवानी ही था। आज से कुछ साल पहले वह किसी दूसरे शहर की कॉलेज में रहकर पढ़ाई कर रही थी और वहां पर उसे एक प्रकाश नाम का लड़का पसंद करने लगा था और धीरे धीरे वह भी उसे पसंद करने लगी थी। अब वह दोनों उसके बाद अकेले साथ में रहने लगे थे, लेकिन वह लड़का उस लड़की के साथ धोखा कर देता है और एक दिन मौका देखकर उसे जान से मार देता है और उसकी लाश को जला देता है। तभी से उसकी आत्मा प्रकाश नाम के लड़के का पीछा कर रही है। जिस भी कॉलेज में प्रकाश नाम का लड़का पढ़ता है वह उस कॉलेज में रूप बदल कर जाती है और धीरे धीरे उसे अपने चंगुल में फंसाती है। फिर उस कॉलेज के अगल बगल में किसी खाली और सुनसान पड़े मकान को देखकर उसे अपना बसेरा बना लेती है और उस लड़के के साथ वहां पर रहती है। मौका देखकर वह उस लड़के को उसी तरह से मौत के घाट उतारती है जिस तरीके से उस प्रकाश नाम के लड़के ने उसे मारा था। प्रकाश नाम के लड़कों को मारकर उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसने अपनी मौत का बदला ले लिया। तब मैं उन पंडित जी से पूछता हूं, तो फिर उसने मुझे इतने दिनों तक जिंदा क्यों छोड़ रखा था? तब पंडित जी मुझसे कहते हैं कि उसे अमावस्या का इंतजार था और आज से ठीक 7 दिन बाद अमावस्या है। वो तो तुमने सही समय पर उठकर उसका वह असली रूप देख लिया और तुम्हारी बहन ने सही समय पर जाकर तुम्हारी जान बचा ली। अगर तुम 7 दिन और उसके साथ रह लेते तो तुम्हें बचाने वाला कोई भी नहीं था। उसके बाद पंडित जी मुझे एक रक्षा धागा देते हैं और कहते हैं कि कुछ दिनों तक तुम अपने घर से बाहर बिल्कुल भी मत निकलना। दोस्तों, आप लोगों को मेरे जीवन में घटी इस डरावनी घटना को सुनकर क्या सीख मिली, यह आप मुझे जरूर बताना। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल चलता हूं। बस आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका यह छोटा सा सहयोग हमें आपके लिए ऐसी ही कहानियां लाने के लिए प्रोत्साहित करता है।